6.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस काल के अंत में दुनिया डायनासोरों की थी। प्रकृति हरी भरी और शांत थी। अचानक एक डायनासोर ने आसमान में एक अजीब चीज देखी। उल्कापिंड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। नीचे मौजूद डायनासोर इतने बुद्धिमान नहीं थे कि स्थिति को समझ सके। वे इस बात से अनजान थे कि एक पूर्ण विनाशकारी आपदा, एक्सटिंक्शन लेवल डिजास्टर, उनके सिर पर है। जमीन उखड़ने लगी और अनगिनत डायनासोर कुचले गए। एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, उसके पीछे कई और धमाके हुए, जिससे पूरी धरती दहल उठी। उन विशाल धमाकों ने शॉक वेव्स पैदा की, जिससे एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। विशालकाय डायनासोर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उस तबाही की रफ्तार से तेज नहीं थे। उल्कापिंडों के बीच से एक अजीब काला बैंगनी पत्थर बाहर निकला। वो गोलाकार था और जमीन पर चुपचाप पड़ा रहा। तभी उसके भीतर से एक काली आकृति निकली, शैडो जैसी डार्क, जिसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। उसने अपने चारों ओर केवल विनाश और धुआं देखा। उसने सोचा और कहा, जीते रहो मेरे बच्चे, इस ग्रह पर तुम्हें कोई ना कोई सहारा मिल ही जाएगा। इन शब्दों के बाद वो काली छाया हवा के साथ ओझल हो गई और पीछे छोड़ गई उस पत्थर को। समय बीतता गया, बारिश के मौसम आए, कड़कड़ाती सर्दियां आईं और फिर फूलों से भरी बसंत ऋतु। न जाने कितने साल गुजर गए। झुलसी हुई धरती अब एक लहलहाते हरे जंगल में बदल चुकी थी। वो काला बैंगनी पत्थर एक नन्हे पेड़ से सटा हुआ गहरी नींद में सोया रहा। सैकड़ों साल बीत गए और वो नन्हा पेड़ एक विशाल पेड़ बन गया, जिसने उस पत्थर को अपने तने में समेट लिया था। तभी अचानक वो पत्थर एक अंडे की तरह चटकने लगा। उसके भीतर से मासूम नीली आंखों की एक जोड़ी धीरे से खुली। वो जीव तेजी से बाहर कूदा। वो हिलबुल सकता था और दुनिया को देखने के लिए उत्सुक था। जल्द ही उसका सामना एक इंसानी पैर से हुआ। एक छोटी लड़की ने उस जीव को खोज लिया था। उसने जिज्ञासा से उसे ऊपर उठाया और चिल्लाई, ये कैसा जीव है? ये इतना काला क्यों है? उस जीव का नाम अब लिटिल शैडो था। वो अभी बोल नहीं सकता था और केवल उलझन में इधर उधर देख रहा था। लड़की से कोई खतरा ना पाकर वो शांत रहा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो अब से लिटिल शैडो का ख्याल रखेगी, और उसका नाम लिटिल शैडो रख दिया। फिर उसने लिटिल शैडो को अपने साथ खेलने के लिए बुलाया और दोनों तेजी से जंगल के अंदर दौड़ने लगे। लिटिल शैडो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बस उसके पीछे पीछे चल दिया, जबकि लड़की खुशी से हंस रही थी। लड़की अकेले रहती थी और उसे अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता था। उसने झरने में मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज थीं। लिटिल शैडो ने उसकी मुश्किल देखी और एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे मछली तुरंत बेहोश हो गई। लड़की को लगा कि लिटिल शैडो बहुत कूल है। रात में उन्होंने ग्रिल्ड मछली के स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया। लड़की मजे से खा रही थी, लेकिन लिटिल शैडो को वो खाना जरा भी पसंद नहीं आया। उसने एक टुकड़ा चखा। भयानक, इसका स्वाद तो मिट्टी जैसा है। अगले दिन एक ग्रे भालू ने उन पर हमला कर दिया। लड़की डर के मारे चीखी और भागने लगी, लेकिन लिटिल शैडो ने अपने हाथों को 2 तेज ब्लेड्स में बदल लिया और पलक झपकते ही उस भयंकर भालू को हराकर लड़की की जान बचा ली। वो लड़की अब लिटिल शैडो से और भी ज्यादा जुड़ गई थी और लिटिल शैडो पर अटूट भरोसा करते हुए वे दोनों गहरे दोस्त बन गए। वो हर मुश्किल समय में उसकी मदद करता। लिटिल शैडो ने तो उसे उड़ने में भी मदद की। उसने अपनी परछाई को लड़की की कमर के चारों ओर लपेटकर उसे हवा में उठा दिया, जिससे उसे एक ऐसा एहसास मिला जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रात में वे जंगल के एक बड़े पेड़ के नीचे एक साथ सोते। वो लड़की लिटिल शैडो को एक गुड़िया की तरह पकड़ती, इस डर से कि कहीं उसे ठंड ना लग जाए। उसने उसे गर्म रखने के लिए कसकर पकड़ा रखा था। लिटिल शैडो उसे सोते हुए देखते हुए उससे निकलने वाली ममता और लगाव की गर्माहट को महसूस कर सकता था। इतने लंबे समय के बाद उसने ऐसी गर्माहट महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि यही खुशी है, और धीरे धीरे वो उसी गर्माहट में लिपटा हुआ नींद की आगोश में सो गया। साल बीत गए और वो लड़की अब एक युवती बन गई थी। वे अब भी अटूट थे। एक दिन उसने पूछा, तुम पिछले 2 सालों में बिल्कुल भी क्यों नहीं बदले? लिटिल शैडो चौंक गया और हकलाते हुए बोला,
मुझे नहीं पता, मुझे माफ करना। लड़की ने कहा कि ये अच्छा है क्योंकि ये उसे उनके मिलने के पहले दिन की याद दिलाता है। हालांकि उसके चेहरे पर एक अनकही उदासी थी। उसने बताया कि हर साल उसका गांव महल में नौकरानियों के रूप में काम करने के लिए 2 युवतियों को भेजता है। इन नौकरानियों का दर्जा बहुत कम होता है और उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो हिचकिचाई और कहा कि वो डरी हुई है और वहां नहीं जाना चाहती। लिटिल शैडो ने उसकी उदासी को महसूस किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि महल, नौकरानी या कम दर्जा क्या होता है। लड़की ने पैसों की एक पोटली उठाई और कहा, सालों से मैंने कुछ पैसे बचाए हैं। मैं महल के यूनक्स को रिश्वत देने के लिए इनका इस्तेमाल करूंगी, इस उम्मीद में कि वे मुझे जाने दें। अगर मुझे महल नहीं जाना पड़ा तो हम हर दिन एक दूसरे को देख सकेंगे। ये सुनकर लिटिल शैडो खुशी से मुस्कुराया। पता चला कि लड़की इसलिए उदास थी क्योंकि उसे उससे अलग होने का डर था। अगले दिन लिटिल शैडो उसी पेड़ के पास वापस चला गया जहां से वो पहली बार निकला था और लिंगलिंग के वापस आने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। उसे चिंता हो रही थी कि क्या लिंगलिंग के लिए सब कुछ ठीक रहा। लिंगलिंग के गांव में यूनक और शाही सैनिक सच में शाही परिवार की सेवा के लिए गांव की सुंदरियों को लेने पहुंच चुके थे। गांव वाले बेहद गरीब लग रहे थे, आवारा बिल्लियों से भी गरीब। उनके कपड़े फटे हुए थे। लिंगलिंग इकलौती थी जिसने साफ कपड़े पहने थे और वो निस्संदेह एक सुंदरी थी। उसने घुटने टेके और अपनी पैसों की इकलौती पोटली यूनक को भेंट की। ये वो रकम थी जो उसने कई सालों में बचाई थी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसका नाजुक चेहरा और साफ त्वचा सबके सामने आ गई। पैसे देखकर यूनक ने व्यंग से कहा, ओह कितनी समझदार है। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ में पैसों को तौला, उसे एहसास हुआ कि वे निराशाजनक रूप से हल्के थे। गुस्से में आकर उसने बिना किसी दया के वो पोटली वापस उसके चेहरे पर दे मारी। सहज रूप से लिंगलिंग ने उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ उठाए। यूनक आग बबूला होकर चिल्लाया, मैं दरबार का प्रतिनिधि हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन चंद सिक्कों से हमें रिश्वत दे सकती हो? तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति महल में केवल मुसीबत ही पैदा करेगा। लड़की की आंखें जो पहले से ही आंसुओं से भरी थीं, उनमें उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। क्या ऐसा है? क्या मुझे नहीं जाना पड़ेगा? तभी यूनक ने घोषणा की कि उसे महल ले जाने के बजाय उसे वहीं मार दिया जाए। उसके बगल वाले गार्ड ने अपनी तलवार खींचनी शुरू कर दी। लिंगलिंग खौफ के मारे भागने लगी। अचानक जंगल से एक दहाड़ गूंजी। ये लिटिल शैडो था। उसे एहसास हो गया था कि लिंगलिंग खतरे में है और वो पूरी फुर्ती से हरकत में आ गया। गार्ड की तलवार नीचे की ओर घूमी और लिंगलिंग ने खुद को बचाने के लिए अपना हाथ उठाया। उसका भाग्य अनिश्चित था। लिटिल शैडो की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। उसकी आंखें गुस्से से धधक रही थीं। इस समय लिंगलिंग जमीन पर बेजान पड़ी है। उसकी छाती पर एक गहरा घाव है। वो शायद मरी नहीं है, लेकिन डर के मारे बेहोश हो चुकी है। वे लोग जो अब तक तमाशा देख रहे थे अब खौफ में हैं। एक युवा मां घबराहट में चीखती है, साहब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस लड़की ने अपने दम पर गलत फैसला लिया था। तो असलियत ये है, उन्हें सिर्फ खुद के फंसने का डर है। यूनक ये सब सुनता है और एक कुटिल मुस्कान छिपाते हुए अपना विस्क मुंह के पास लाता है। ये लोग ना केवल गरीब हैं बल्कि स्वार्थी भी हैं। मुसीबत देखते ही चूहों की तरह बिखर गए। इसका सर कलम कर दो ताकि मैं रिपोर्ट दे सकूं। वो हर काम सावधानी से करता है क्योंकि मुर्दे बोल नहीं करते। एग्जीक्यूशनर अपनी तलवार उठाता है। लिंगलिंग अपने आखिरी पलों में नन्हे शैडो को याद करती है और उसका नाम पुकारती है, शैडो। तलवार चमकती है। एग्जीक्यूशनर अपने दांत पीसते हुए पूरी ताकत से वार करता है, सर। लेकिन अचानक वो पाता है कि उसका अपना सर उसकी गर्दन से अलग हो चुका है। उसे पता तक नहीं चला कि ये हुआ कैसे। यूनक सुन्न खड़ा रह गया। कस्बे वाले सदमे में हैं। जो वे देख रहे हैं वो अनसुना है। एक डार्क आंख जिसमें से स्याही जैसे टेंड्रिल्स निकलकर लिंगलिंग को लपेट रहे हैं और जल्लाद के कटे हुए सिर को जकड़े हुए हैं। वातावरण में बर्फीली मौत का एहसास है और चमगादड़ों के चिल्लाने जैसी आवाजें गूंज गई हैं। लिटिल शैडो प्रकट हो चुका है। उसने अपनी इकलौती दोस्त को बचा लिया है। वो क्या है? जल्दी इसे मार डालो। उसके बगल वाला एग्जीक्यूशनर पसीने से तरबतर था। उसने ऐसी दहशत पहले कभी नहीं महसूस की थी, लेकिन उसे ज्यादा देर डरने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसे तुरंत मार दिया गया। यूनक का चेहरा सफेद पड़ गया। वो लड़खड़ा कर गिरने लगा और जोर से चीखा। उसकी चीख से लोग होश में आए और पागलों की तरह भागने लगे। भूत, यहां भूत है, भागो। तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लिटिल शैडो अपने डार्क टेंड्रिल्स को बिजली की गति से सभी दिशाओं में घुमाता है।
कोई नहीं बच सकता। किसी का दिल चीर दिया गया तो किसी की अंतड़ियां निकाल ली गईं। वे जितना जोर से चिल्लाते उतनी ही जल्दी मरते। हाँ, यही उनका गुनाह था, लिंगलिंग को मरते हुए देखकर भी कुछ न करना। चीखों के बीच लिटिल शैडो की आंखें धीरे धीरे पत्थर जैसी बेजान होने लगी थीं। ये खूनी मंजर उसे अब जाना पहचाना सा लगने लगा था और नन्हे शैडो की आंखें अब सुस्त और किसी भी भावना से रहित हो चुकी थीं। यूनिक को उसने जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया था। वो जानता था कि वो भाग नहीं सकता क्योंकि चारों तरफ लाशों का अंबार लगा था। खौफ के मारे वो जमीन पर गिर पड़ा और चीखा, प्लीज नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। डर के मारे उसका पेशाब निकल गया और पेशाब की उस गर्माहट ने अजीब तरह से उसे थोड़ा शांत किया और वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे जाने दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, प्लीज। लेकिन जवाब में उसे सिर्फ वे ठंडे डार्क टेंड्रिल्स मिले जो उसके शरीर के चारों ओर लिपट रहे थे। वो भीख मांगता रहा, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। तभी लिटिल शैडो उसके सामने प्रकट हुआ। हवा में ऑरा की महक भारी थी और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे नर्क की गहराइयों से हजारों आत्माएं एक साथ बोल रही हों, मैं चाहता हूं कि तुम मरो। और इस तरह उस मुख्य अपराधी की किस्मत का फैसला हो गया। उसे धीरे धीरे कुचल कर मार दिया गया, एक बेहद दर्दनाक मौत। मैं इसका ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता, बस कल्पना कीजिए कि आपके अंडकोशों को तब तक दबाया जा रहा है जब तक कि वे फट ना जाएं। हालांकि इस यूनिक के पास तो वे थे ही नहीं। लिंगलिंग जमीन पर निश्चल पड़ी थी, खून बह रहा था और वो सदमे में थी। लिटिल शैडो उसके पास गया और उसका नाम पुकारने लगा। उसकी आंखें और आवाज तुरंत नर्म हो गई, जैसे वो रोने ही वाला हो। लिंगलिंग, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, प्लीज जाग जाओ। वो उसे पुकारता रहा, लेकिन वो शांत रही। उसकी आंखें बंद थीं, यहां तक कि उसकी सांसें भी रुक चुकी थीं। लिटिल शैडो घबरा गया और चिल्लाया, मरो नहीं लिंगलिंग, प्लीज मत मरो। उसकी हताशा से भरी चीख उस विशाल इलाके में गूंज उठी। अचानक वातावरण बदल गया और उसकी जगह मौत की सांसें ने ले ली। पेड़ तेजी से मुरझाने लगे, पत्तियां गिर गईं और वो लहलहाता जंगल एक सुनसान बंजर भूमि में बदल गया। उसी क्षण लिटिल शैडो का दिमाग अचानक सबसे अलग हो गया। उसके सामने एक कंट्रोल पैनल दिखाई दिया। आंसुओं से भरी आंखों से वो उलझन में था कि ये क्या है। उसकी जगह अब एक अलग और नाजुक दुनिया जैसी लग रही थी, जहां वो अपने चारों ओर इस दुनिया की मौलिक आणविक संरचना यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को झिलमिलाते हुए देख सकता था। उस ब्लैक पैनल पर सफेद अक्षरों में लिखा था, सिस्टम एक्टिवेटेड, जनरेशनल ओवरलैप कैन बी यूज्ड, एक्टिवेट द एंशिएंट इंजन। लिटिल शैडो को समझ नहीं आया कि यह सिस्टम क्या था, लेकिन उसने किसी फंक्शन को एक्टिवेट करने के बारे में सुना। उसे लगा कि शायद ये लिंगलिंग को वापस जिंदा कर सकता है। उसने रोना बंद किया और लड़खड़ाते हुए कहा, एक्टिवेट। कमांड मिलते ही सिस्टम शुरू हो गया। एक गहरी और रौबदारक आवाज गूंजी, सिस्टम एक्टिवेशन, डार्क रेस, टैलेंट, कॉप्स। मृत प्राणी अपने आप एवोल्यूशन पॉइंट्स में बदल जाएंगे। खरीदार स्किल्स खरीदने के लिए एवोल्यूशन पॉइंट्स का उपयोग कर सकता है। एवोल्यूशन पॉइंट्स 1540। लिटिल शैडो ने कहा कि वो चाहता है कि लिंगलिंग वापस जिंदा हो जाए। उसकी आंखें उम्मीद से भर गईं। सिस्टम ने जवाब दिया, स्किल्स की खरीद के साथ आगे बढ़ें। एब्सोल्यूट रिस्टोरेशन स्किल की कीमत 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स है। लिंगलिंग को तुरंत सिस्टम द्वारा स्वीकार कर लिया गया और एक हल्की नीली रोशनी ने उसे हवा में ऊपर उठा लिया। उस एंशिएंट रोशनी के स्पर्श से उसकी आंखें खुल गईं। लिटिल शैडो दौड़कर उसकी बाहों में समा गया और उसका नाम पुकारने लगा। मुझे लगा कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला रहना होगा। प्लीज लिंगलिंग, मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना। लेकिन जवाब में लिंगलिंग की आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उसकी चेतना अभी तक वापस ना आई हो। पर तभी लिंगलिंग ने भी लिटिल शैडो को गले लगा लिया और धीरे से कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगी। आसमान बहुत उदास और धुंधला था। तभी अचानक लिटिल शैडो पर हमला हुआ और उसका शरीर आर पार छिद गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और वो चिल्लाया, लिंगलिंग क्यों? पता चला कि हमला करने वाली कोई और नहीं, लिंगलिंग ही थी। उसने एक एग्जीक्यूशनर की तलवार उठाई थी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सीधे उसके सीने में उतार दिया। वो गुस्से में डार्क किंग का नाम चिल्ला रही थी। इस मोड़ पर लिटिल शैडो के भीतर कत्लेआम का पागलपन सवार हो गया। उसके सभी टेंटिकल्स अब लिंगलिंग की ओर तन गए थे। वो दहाड़ा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा लिंगलिंग।
वापस वर्तमान में मानवता की नेवी भीषण हमलों का सामना कर रही थी। युद्धपोत के किनारे पर जोरदार प्रहार हुआ, जिससे उसका अगला हिस्सा 2 टुकड़ों में बंट गया, लेकिन बाकी युद्धपोत बिना रुके लगातार फायरिंग करते रहे। तभी समुद्र के बीचों बीच से एक अजीबोगरीब जीव निकला, रात जैसा काला, मकड़ी जैसा दिखने वाला, लेकिन उसका शरीर एक नुकीली गेंद की तरह था। लियो ने तुरंत इस ओर ध्यान दिया। ये प्राणी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। तभी एक और विशाल और विचित्र जीव प्रकट हुआ। लानत है, इसका आकार तो सी किंग से भी बड़ा है। ये 2 विशाल पैरों वाले एक सी अर्चिन जैसा दिख रहा था। कहीं ये एक और डार्क किंग तो नहीं? वो बीस्ट, जिसका शरीर कोयले जैसा काला था और जिसकी एक विशाल खून जैसी लाल आंख थी, उसने एक विनाशकारी हमले के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी जुटाना शुरू कर दिया। हरे बालों वाले उस आदमी ने युद्धपोतों को तुरंत पीछे हटने और इस हमले से बचने का आदेश देना चाहा, लेकिन यूल जानता था कि बहुत देर हो चुकी थी। वो बीस्ट बहुत करीब आ चुका था और उससे निकलने वाली पावर इतनी भीषण थी कि यूल को यकीन था कि इस हमले की रफ्तार से कोई नहीं बच सकता। एक चीर देने वाली चीख हवा में गूंज उठी और उस बीस्ट ने एक गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी ऑर्ब छोड़ा। इस हमले ने वॉरशिप्स के बेड़े को अविश्वसनीय ताकत से चीर दिया। रास्ते में आने वाली हर चीज के परखच्चे उड़ गए। पल भर में वहां डूबे हुए जहाजों की एक लंबी कतार के साथ युद्ध का मैदान बन गया, जिनमें से कुछ से अब भी धुआं निकल रहा था। यूल और वो हरे बालों वाला आदमी दबी जुबान में कोसने लगे। कभी कभी बहुत ज्यादा संख्या होना भी अच्छा नहीं होता। उस बीस्ट के सिर्फ एक हमले ने 1 दर्जन वॉरशिप्स को आसानी से तबाह कर दिया था। लाल लबादे वाला वॉरियर, जो शांति से लड़ाई देख रहा था, जोर से चिल्लाया, लानत है, अभी तो समुद्री राक्षसों का सफाया भी नहीं हुआ था और अब एक और दानव आ गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसे और भी ज्यादा सदमे में डाल दिया। समुद्र से ऐसे और भी जीव निकलने लगे। समुद्र की गहराई से निकले वे कटीले ओड, जिनमें से हर एक 3 इमारतों जितना बड़ा था और जिनके 4 अतिरिक्त पैर थे, उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। उनका दिखना ही इस बात का संकेत था कि वे डार्क किंग की संतानें हैं। यहां तक कि होली चाइल्ड भी, जो लड़ाई में व्यस्त था, अपने पीछे उमड़ती उन शक्तिशाली और बदबूदार औराज की ओर खिंचा चला आया। अब मानवता का सामना समुद्री राक्षसों से था और हजारों वॉरशिप्स के बीच दुश्मनों का एक नया और भयानक जत्था आ चुका था। ये नज़ारा देखकर होली चाइल्ड के पास उम्मीद की कोई जगह नहीं बची थी। वे कटीले ओर्ब राक्षस खामोशी से देख रहे थे, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। दूसरी ओर वॉरशिप्स पर हलचल मची हुई थी। कमांडर लगातार अपने सैनिकों को फायरिंग के लिए तैयार रहने के आदेश दे रहे थे। हवा में तनाव किसी धनुष की डोरी की तरह खिंचा हुआ था। तभी उन कटीले ओर्ब राक्षसों ने अपने गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी ऑर्ब से पूरे समुद्र को रोशन करना शुरू कर दिया। ये समझना जरूरी है कि इनमें से हर एक ब्लास्ट दर्जनों बख्तरबंद वॉरशिप्स को मिटा सकता था, और सबसे बुरी बात यह थी कि वे मानवता के इस विशाल नौसैनिक बेड़े के बिल्कुल बीच में प्रकट हुए थे। इसने न केवल वॉरशिप्स की फायरिंग रेंज को सीमित कर दिया, बल्कि उनकी मारक क्षमता को भी बांट दिया और मानवता को भ्रम की स्थिति में छोड़ दिया। यूले ने गुस्से के साथ ये मंजर देखा। वे किसी चेहरे पर उगे विशाल काले मुहासों की तरह थे, जो उसे बेहद चिढ़ा रहे थे। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं और उसने घोषणा की, इन वॉरशिप्स को तबाह करने का सपना भी मत देखना। वापस युद्ध के मैदान पर एक ब्लैक ड्रैगन का पैर जमीन पर पूरी ताकत से पड़ा, जिससे वो तुरंत चकनाचूर हो गई। वो लाल आंखों वाला ड्रैगन पिता भयानक रूप से खून का प्यासा लग रहा था और अपनी ही संतान को टकटकी लगाकर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसमें मिस्टी माउंटेन का थंडर ड्रैगन हार की कगार पर था। उसका पूरा शरीर ताज़ा खून से लथपथ था। थंडर ड्रैगन ने अपने पिता को होश में लाने की पूरी कोशिश की, पिताजी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ एक ठंडी घर्राहट मिली। उस पिता की आंखों में पहचान का कोई निशान नहीं था। ड्रैगन्स को बुद्धिमान जीव माना जाता है, जिनके पास बुद्धि यानी इंटेलेक्ट और पावर दोनों होती है, लेकिन यहाँ उस ड्रैगन पिता की नसों में दौड़ती डार्क पावर के प्रभाव के कारण वो अब अपनी ही संतान को पहचानने के काबिल नहीं रहा था। उसकी नज़रों में अब केवल लड़ने की एक तीव्र और भयानक इच्छा भरी थी। वो ब्लैक ड्रैगन दहाड़ने लगा और अपने विशाल पंखों से थंडर ड्रैगन पर प्रहार करने लगा। उसने अपने पंख से थंडर ड्रैगन का सिर कलम करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बैंगनी साया बिजली की तरह बीच में आ गया।
ये था पर्पल साइथ, एक फोर्थ ऑर्डर ट्रांसेंडेंट उत्परिवर्तित मैंटिस। अपने मजबूत पंजों यानी पिंसर्स का उपयोग करते हुए उसने ब्लैक ड्रैगन के तेज पंख के वार को बीच में ही रोक लिया। दोनों के टकराने से लगातार चिंगारियां उठ रही थीं। थंडर ड्रैगन ने अपने साथी को पहचान लिया और तुरंत चेतावनी दी, भाई, अगर तुमने खुद को बहुत ज्यादा धक्का दिया तो तुम मारे जाओगे। खैर, ये बात काफी उत्साह कम करने वाली थी, पर बदकिस्मती से पर्पल साइथ भी जानता था कि ये सच है। अचानक जमीन दहल उठी। एक विशाल पैर ने जमीन को चकनाचूर कर दिया। पता चला कि जिम बॉस आ चुका था, एक विशाल मांसपेशियों वाला उत्परिवर्तित गैंडा, म्यूटेटेड राइनोसरस। उसके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था, जिसके दो ही मतलब हो सकते थे। या तो वो इतना शक्तिशाली था कि उसने युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों को पूरी तरह कुचल दिया था, या फिर वो वर्कआउट करने में इतना व्यस्त था कि उसे अभी अभी याद आया कि जंग चल रही है। इस उथल-पुथल वाली लड़ाई को देखकर वो गैंडा अचानक डोफीमिंगो की याद दिलाने वाली जोरदार हंसी हंसने लगा। उसका चेहरा किसी ऐसे व्यक्ति जैसा था जिसे लड़ने का नशा हो चुका था। पूर्वी युद्ध क्षेत्र पर मिस्टी माउंटेन के म्यूटेटेड रैट्स उन बचे हुए काले भेड़ियों का सफाया कर रहे थे, जो असल में जंगली बिल्लियों जैसे दिखते थे। ये साफ नहीं था कि उन्हें क्या कहें, लेकिन उन्होंने युद्ध क्षेत्र का एक हिस्सा साफ करने में बेहतरीन काम किया था। तभी एक विशाल शरीर वाला हिंसक बीस्ट पागलों की तरह दौड़ता हुआ बाहर आया। ये जीव खरगोश, जंगली सुअर और हिरण के बीच किसी अजीब लव ट्रायंगल का नतीजा लग रहा था। आते ही उसने जंगली नजरों से चारों ओर देखा। उसके पंजे जमीन को खोद रहे थे और तबाही मचा रहे थे। मिस्टी माउंटेन के छोटे जीव तुरंत हर दिशा में बिखर गए। केवल लैंडफोंग ही इस बीस्ट को अच्छी तरह जानता था। ये ऑस्ट्रेलिया का राजा था, या यूं कहें कि क्लॉ किंग। हालांकि ये राजा काफी आक्रामक और लापरवाह लग रहा था। उसमें एक राजा जैसी शालीनता की कमी थी। जैसे ही उसने अपने दुश्मनों को देखा, वो दुष्टता से मुस्कुराया। उसकी आंखों में भयानक हत्या का इरादा चमक रहा था और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी चीखती हुई हंसी ने हर किसी की रीढ़ में कंपी पैदा कर दी। चीजी ने अभी अभी ऑस्ट्रोच से निपटना खत्म किया था और उसे आराम करने का समय भी नहीं मिला था कि एक और दुश्मन सामने आ गया। उसने माथे पर बल डालते हुए शिकायत की, मुझे समझ नहीं आता कि एक के बाद एक किंग लेवल के जीव ही क्यों सामने आ रहे हैं। ये जानना जरूरी है कि किसी प्रजाति का राजा वो जीव होता है जिसे उसकी सबसे शक्तिशाली विशेषताओं और पावर के लिए चुना जाता है, और किसी भी प्रजाति के राजा का सामना बिना उसे समझे करना मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि उनके पास उस प्रजाति की सबसे डोमिनेंट एबिलिटी होती है। लेकिन तभी चीजी के पीछे से आती एक गड़गड़ाहट भरी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। लानत है! ऑस्ट्रोथ के मांस का वो मृत ढेर फिर से हिल रहा था, किसी जीवित प्राणी की तरह कुंडली मार रहा था। बफलो डीमन ने इसे तुरंत नोटिस किया। ये ऑस्ट्रोथ ना केवल जिंदा था, बल्कि इवॉल्व हो रहा था। मिस्टी माउंटेन के सभी मुख्य खिलाड़ी दंग रह गए। क्या ये लड़ाई अभी बस शुरू ही हुई थी? तभी ऑस्ट्रोथ का पुराना विकसित रूप सामने आया। उसका चेहरा डरावनी हद तक जाना पहचाना था। एक भयानक दहाड़ के बाद अनगिनत हड्डियां और जोड़ फिर से बनने लगे और अपनी जगह पर सेट होने लगे। उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। अब वो सीधे चीजी को निशाना बना रहा था। चीजी को एहसास हुआ कि ये बीस्ट बिना किसी शर्त के इवॉल्व हो रहा है। वे नहीं जानते थे कि शायद यही वो पावर थी जिसे डार्क किंग ने अपने एवोल्यूशन पॉइंट से खरीदा था। यही मंजर बाकी बचे हुए ऑस्ट्रोथ्स के साथ भी हो रहा था। जरा सोचिए, अगर वे इसी तरह बार बार जिंदा होते रहे, इवॉल्व होते रहे और फिर मरकर डार्क किंग के लिए और एवोल्यूशन पॉइंट्स लाते रहे, तो क्या ये एक अनंत लूप नहीं बन जाएगा? चीजी गुस्से से उबल रहा था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूं? फ्लावर गॉडेस और टाइगर लीजन भी नई जंग के लिए तैयार थे। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। चीजी और फ्लावर गॉडेस अब वो नहीं थे जो 3 साल पहले थे। वे अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। माना कि दोनों पक्षों को स्पिरिचुअल एनर्जी की तीसरी लहर से फायदा हुआ था, लेकिन एंशिएंट ट्री के नीचे रहने की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंधेरे द्वारा नियंत्रित उन कॉम्बैट टूल्स के विपरीत इनके पास धड़कते हुए मजबूत और लचीले दिल थे। एंशिएंट ट्री डार्क किंग से संवाद कर रही थी, तुम जो मुझे भेज रहे हो, बचकाना मत बनो। यहां तक कि इंसान भी ऐसी बचकानी बातें नहीं करते। लेकिन डार्क किंग मजाक नहीं कर रहा था। उसकी आवाज दृढ़ थी।
क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही शक्तिशाली अधीनस्थों को भर्ती कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहां बिना तैयारी के आया हूं? जब वो ये शब्द बोल रहा था, समुद्र के युद्ध क्षेत्र में युवा चीफटेन को ऑक्टोपस किंग द्वारा दबाया जा रहा था। ऑक्टोपस किंग के टेंटिकल्स न जाने कैसे इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वे उसके सुसानों को चीरकर अंदर उसके असली शरीर पर प्रहार कर रहे थे। ओह, तो चीफटेन ऑक्टोपस किंग से लड़ रहा था। मुझे लगा कि वो सी क्रैब किंग से मुकाबला कर रहा है, पर उससे एक सेंट लड़ रहा था। वो संत उस एक पंजे क्लॉ को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, और ये साफ था कि उस क्रैब क्लॉ के भारी दबाव के कारण उसका खून बहने लगा था। समुद्र में हर तरफ आग लगी थी। आसमान में ऊले को मंडराते हुए देखा जा सकता था, जो स्टील के बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी एक नज़ारे ने उसकी सांसें रोक दीं। इतने सारे स्पाइक्ड ऑब मॉन्स्टर्स प्रकट हो चुके थे कि उन्होंने पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लिया था, और अनगिनत जहाज नजरों से ओझल हो चुके थे, गायब हो चुके थे। फ्री फेडरेशन नेवी का कमांडर नुकसान की रिपोर्ट मांग रहा था, और स्क्रीन पर जो दिखा उसे देख उसकी रूह कांप गई। एक पूरा का पूरा बेड़ा डूब चुका था। कमांडर गहरे सोच में डूब गया। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसे यकीन नहीं था कि वे अगले 10 मिनट भी टिक पाएंगे या नहीं। ये अविश्वसनीय था। मानवता की पूरी नौसैनिक शक्ति यहां झोंक दी गई थी, केवल एक कागज के टुकड़े की तरह फट जाने के लिए। क्या अगले 10 मिनट में कुछ भी बदल सकता था? तभी डार्क किंग ने एंशिएंट ट्री का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो मानवता के साथ उसके गठबंधन को बेवकूफ़ी कहने लगा। उसने खुलासा किया कि शुरुआत से ही उसके पास सी किंग के 7 राजाओं की कमान थी, और बाद में उसने अपनी जबरदस्त ताकत से जमीन के राजाओं को भी गुलाम बना लिया था। उसने अपनी बाहें फैलाईं और गर्व से चहकते हुए अपने शरीर को मरोड़ा। शुरुआत से ही तुम संख्या और शक्ति दोनों में मुझसे बहुत पीछे रहे हो। ऊले जू, तुम्हारे पास जीत की कोई उम्मीद कभी थी ही नहीं। इन मानसिक आक्रमणों के बावजूद एंशिएंट ट्री बिल्कुल शांत रही। उसने स्थिरता से जवाब दिया कि ऐसा हमेशा नहीं होता। इंसान भले ही छोटे और मूर्ख हों, लेकिन कभी कभी वे अप्रत्याशित बुद्धिमत्ता के साथ विस्फोट कर सकते हैं। ठीक उसी समय एक ट्रांसपोर्ट प्लेन युद्ध के मैदान की ओर बेहद तेज गति से उड़ता हुआ आया। विमान का कार्गो बे खुला, जिसमें शा लिंग और उसके अधीनस्थ दिखाई दिए। उनके साथ एक अजीब सा प्राणी भी था। हाथी? शायद एक डिवाइन एलिफेंट, लेकिन इसके शरीर पर एक दूसरे से जुड़ी हुई चमकती हुई रिंग्स यानी श्रृंखलाएं थीं। शा लिंग ने ऊपर से युद्ध के मैदान का मुआयना किया और बताया कि वो शुरू से यहां क्यों नहीं मौजूद थी। ये देखकर एंशिएंट ट्री चालाकी से मुस्कुराई और बोली, एक बात है जो तुमने गलत समझ ली। इस युद्ध में मेरी सहायता करने वाले केवल इंसान नहीं हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करो यार। वो जो लाल वाला बटन है ना, उसके साथ मारपीट करो या उस पर कीबोर्ड फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस वो क्लिक हो जाना चाहिए। बाकी एंशिएंट ट्री वर्सेस डार्कनेस की फाइट तो अभी बस शुरू हुई है। अगले चैप्टर में इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है, तो मिस मत करना। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। शुक्रिया दोस्तों। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold.
wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember or insane now. I remember or insane now.